हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज की बात करें तो मेक आईएएस की होने वाली है। मेक आईएएस में भी आज हम यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चनों की बात करेंगे प्लस हिंदी के क्वेश्चनों को यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं। तो पॉलिटी और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट के हम क्वेश्चनों कवर करेंगे जिस तरीके से पेपर में आते हैं। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। ऐप का नाम है यूपीएससी नट। इसको आप लोग डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज हैं ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया आपकी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो इसको या फिर सर्च भी कर सकते हो यूपीएससी नेट, तो आपको वहां पर दिख जाएगा। और यहाँ पर मैंने कोर्सेज बहुत सारे लॉन्च किए हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, आप जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रभावों के संदर्भ में युग्मों पर विचार करें, कौन सा सही है। अनुच्छेद और विषय है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपातकालीन जो इमरजेंसी लगती है उस इमरजेंसी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हम बात करें अनुच्छेद 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल, इसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ये भी ठीक है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल हमारा, ये भी ठीक है। तो 352, 360 और 356 तीनों ही आपके इमरजेंसी संबंधित हैं। यहाँ पर तीनों कहेंगे हम, यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का भारत में आधार क्या होता है पूछ रहा है, और इनमें से कुछ उत्तर दिए गए हैं उसका देखना है। युद्ध के आधार पर लग सकता है, आंतरिक अशांति नहीं, आंतरिक अशांति के आधार पर परिवर्तन कर दिया गया है, आपको पता होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग सकता है और बाहरी आक्रमण के आधार पर ही लग सकता है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है हमारा, पहला, तीसरा, चौथा सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। कथनों पर विचार करें, ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। आप मुझे बताओ 4 बार की गई है, 3 बार की गई है। 1962, 1971 और 1975 से 77 के बीच में। तो हम कितना कहेंगे भाई, 3 बार की गई है, ना कि 4 बार। तो पहला वाला गलत। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई थी। तो पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी, भारत पाकिस्तान 1962 या भारत चीन। तो हम कहेंगे भारत चीन के युद्ध के दौरान की गई थी, ना कि भारत पाकिस्तान। तो पहला वाला भी, दूसरा वाला भी गलत है। तो ना तो पहला सही है, ना ही हमारा यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में विचार करना है। यह जो उद्घोषणा है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनिवार्य रूप में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के पश्चात ही की जा सकती है, अन्यथा लिखित सिफारिश नहीं है तो फिर नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही लिखा है। दोनों शब्दों की मंजूरी के पश्चात यह 1 वर्ष तक रहता है और अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। नहीं भाई, ये तो गलत लिखा है। 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित करना होता है अगर एक कर देता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, एक बार अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो कितना, 6 माह तक रहता है और इसको प्रत्येक 6 माह के बाद फिर संसद के द्वारा अनुमोदन होता है, तब जाके बढ़ता है। तो ऑप्शन केवल आपका पहला वाला रहेगा सही, दूसरा वाला रहेगा गलत। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, देखते हैं। इसे भारत के राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हाँ, ये तो सही बात है, राष्ट्रपति चाहे तो उद्घोषणा करेगा और समाप्त कर सकता है। इसे समाप्त करने के लिए संसदीय अनुमोदन अनिवार्य नहीं, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन केवल आपका इसमें भी केवल एक ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कथनों पर विचार करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र को किसी भी मामले पर राज्य की कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हम कहेंगे बिल्कुल सही है, प्राप्त हो जाता है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त होने के 1 वर्ष के बाद संसद द्वारा राज्य के विषयों पर कानून बनाने को निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं, ये तो नहीं कह सकते हो कि निष्क्रिय हो जाते हैं। तो केवल आपका ऑप्शन पहला सही रहेगा, दूसरा वाला इसमें भी आपका गलत है। 6 महीने के बाद संसद के द्वारा राज्य के विषयों पर कानून बनाने के लिए निष्क्रिय होते हैं, ना कि 1 वर्ष बाद, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए कथन और कारण है, इनमें से कौन सा आपका कथन और कारण सही है। जैसे कथन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रभाव है उसका वर्णन करता है। बिल्कुल बात सही है, करता है। कारण कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, 20 और 21 क्या होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं, तो इसमें लिखा है सभी हो जाते हैं, तो कारण तो गलत है। तो केवल आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, आर ऑप्शन आपका गलत रहेगा, इसीलिए डी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जा सकता है? हम बात करें यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यदि कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन न करने या लागू करने में विफल रहता है तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला, एक और दो दोनों ही ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। विचार करते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। भाई संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता तो होती है, तो हमारा ऑप्शन पहला गलत है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, नहीं अनिश्चित काल तक नहीं लगाया जा सकता है ना। तो 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा पहली बात तो क्या होता है, अनुमोदन होता है, और अधिकतम जो है वो 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो हम कहेंगे पहला और दूसरा ऑप्शन ही दोनों गलत हैं, तो ना तो सही पहला है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कथनों पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। 356 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है, 360 करता है, ना कि 356। तो पहला गलत है। 356 तो राज्य 356 को लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे है, तो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत लिखा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन ना तो पहला सही है ना ही आपका इसमें भी दूसरा सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में बात करें, कौन सा यहाँ पर विचार जो है सही है। वित्तीय आपातकाल के बारे में इसकी जो उद्घोषणा है, इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक लिखा है। एक बार संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर अनुमोदन हो जाती है तब उसके बाद वह अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, हम कहेंगे हाँ दोनों ही सही है, हमारा एक और दो दोनों यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा जा रहा है, इस दौरान राष्ट्रपति राज्यों को स्थिति के संबंध में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कम करने का आदेश जो है वो दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे विचार तो कर सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में भी कटौती के निर्देश दिए जा सकते हैं। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों ही न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती भी यहाँ पर की जा सकती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, किसी बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। किस बाद में कहा गया था? तो हम बाद कहेंगे आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980 के बाद में कहा गया था, उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने कि आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा आपका कथन और कारण सही है। कथन कहता है कि भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि राज्य में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की गई। हम कहेंगे हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। तो हम कहेंगे ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, इसमें भी अभिकथन कारण क्या कहते हैं इसको देखते हैं। अभिकथन कहता है कि भारतीय संविधान का यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करे, यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य क्या? भाई गलत लिखा है, पहला एक ऑप्शन गलत लिखा है। आर्य कहता है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अधिकार प्रदान करता है। हाँ ये तो सही आपका है, तो कार आपका सही रहेगा, जबकि ए आपका ऑप्शन जो है गलत रहेगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रावधान है और अनुच्छेद है। इस तरफ बात किया है तो प्रावधान रहेंगे, और यहाँ पर बात किया है तो आपके आर्टिकल रहेंगे। हम देख लेते हैं कौन सा प्रावधान किस आर्टिकल से संबंधित है। जैसे आपातकाल की उद्घोषणा की बात की जाए, आपका जो आपातकाल की उद्घोषणा है अनुच्छेद 353 से संबंधित रहेगा, क्योंकि आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव है। हम यहाँ पर लिख देते हैं आर्टिकल 353 संबंधित रहेगा। बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा संघ का कर्तव्य किसमें होगा? तो हम कहेंगे जो संघ का कर्तव्य होगा 355 संबंधित रहेगा, है ना। और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन की बात की जाए तो जो निलंबन होगा आपका वो आपका जो है आर्टिकल 358 से संबंधित रहेगा। और आपातकाल के दौरान भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तन का निलंबन की बात किया तो आर्टिकल 359 से संबंधित रहेगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर यही वाला सही रहेगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही है। कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान प्रावधान करता है
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो आपकी देवनागरी होगी, बिल्कुल प्रावधान करता है। संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो होगा भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप माना जाएगा। हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है, तो एक और दोनों ही सही है, तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके कथनों में सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 346 किसी राज्य की आधिकारिक भाषा को निर्धारित करने की प्रक्रिया रूपरेखा है। तो अनुच्छेद 346 नहीं है, 345 में प्रावधान है, तो पहला वाला गलत है। प्रत्येक राज्य की विधायिका उस राज्य में बोली जाने वाली केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर सकती है। नहीं, ये तो गलत लिखा है कि एक भाषा घोषित कर सकती है, आधिकारिक भाषा की अंग्रेजी की निरंतरता की उपयोग की अनुमति भी देती है, और संविधान जो होता है कि उस राज्य की स्थानीय भाषा को अनुमति भी देती है। तो ना तो आपका पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो बी वाला यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 है वह न्यायपालिका की भाषा के संबंध में प्रावधान करता है, बिल्कुल ठीक है। जब तक संसद अन्यथा प्रावधान नहीं करती, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्रवाई जो होंगी वो अंग्रेजी में ही आयोजित की जाएंगी, ये भी ऑप्शन सही है। तो शुरुआत से ही आज तक अंग्रेजी भाषा में ही कार्रवाई चल रही है, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के बारे में विचार करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A इस पद का प्रावधान करता है, तो 350A प्रावधान नहीं करता है बल्कि 350B प्रावधान करता है, पहला वाला गलत हो गया। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। मूल रूप से भारत के संविधान में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो हमारा दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला जो ऑप्शन गलत था, क्यों 350A नहीं बल्कि 350B प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम राजभाषा आयोग के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है 348 में नहीं बल्कि 344 है, आर्टिकल कौन सा है, 344 आर्टिकल में प्रावधान किया जाता है, ना कि 348 में। इस आयोग का गठन 1955 में किया गया था, बिल्कुल ठीक है। इसके अध्यक्ष पहली बार बाल गंगाधर खेर थे, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 आपके सही है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा ऐप जो आ चुका है उसको डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नट नाम से आप लोग है ना। इस चैनल भी हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है और हमारा ऐप भी है, तो आप दोनों ही चीजों पर ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मल्टीपल्स हमने वहां पर कोर्स को लॉन्च किया हुआ है, आप कोर्सेज को ज्वाइन वहां पर कर सकते हो। ज्वाइन करने की कोई फीस वगैरह नहीं है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं तो अच्छा लगता है। खैर क्वेश्चन बात करते हैं, इसका गठन सर्वप्रथम 1986 में किया गया था। तो इसका गठन सर्वप्रथम 1986 में किया गया था, कब किया था, 1986 में नहीं बल्कि 1976 में किया गया था, पहला वाला गलत है। इसमें केवल लोकसभा के 20 इसमें केवल लोकसभा के 20 होते हैं जिनका चुनाव एकल संगठनीय मत प्रणाली में किया जाता है। तो इनका चुनाव कैसे किया जाता है, इसमें लिखा है केवल लोकसभा के 20 होते हैं, जबकि गलत लिखा है लोकसभा के 20 होते हैं, तो सही लिखा है राज्यसभा के भी इसमें 10 होते हैं, तो दूसरा वाला भी गलत है। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन लिखा है, शिक्षा मंत्री लिखा हुआ है, क्या ये सही है। इस अध्यक्ष भी गलत लिखा है, शिक्षा मंत्री नहीं होते बल्कि गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। यह समिति राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करती है, हाँ बिल्कुल सही है, चौथा वाला सही है। तो केवल एक ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं या भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इनमें से ऐसी कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो हम कहेंगे असमिया, गुजराती, मैथिली और संस्कृत। तो चारों ही भाषाएं ऐसी हैं जो आपकी किसमें शामिल की गई, 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। बाकी और भी है, जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू को, ये आपकी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी हैं, 22 भाषाएं वर्तमान में शामिल हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी जब भारतीय संविधान जो है बनाया जा रहा था, आपको इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में किस किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है, संसद के सार्वभौमत के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, ये भी ठीक है। संसद के विशेष बहुमत प्लस
आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन के द्वारा, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला, तीनों ही क्रियाओं के द्वारा जो संविधान में संशोधन है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कितने कथन यहाँ पर सही है। तो बात करेंगे, संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने में शुरू किया जा सकता है। संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, इसमें लिखा है, जबकि आवश्यकता नहीं होती है, पूर्व पहले अनुमति नहीं लेनी होती है, तो दूसरा वाला गलत है। इस विधेयक हेतु सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी सीख लिखा है। संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन पहला और दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन केवल रहेंगे 2 कथन सही थे, जबकि 1 कथन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए कथन और कारण है, इनको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बात करते हैं, केशवानंद भारती बाद के निर्णय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि केशवानंद भारती बाद ने संविधान की मूल संरचना को सिद्धांत दिया हुआ था, ये भी ठीक है। तो सी वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 368 के अधीन कौन कौन से नहीं है। बात करें, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, ये आपका संविधान संशोधन के अधीन नहीं आता है। राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण, ये आपके 368 के अधीन आते हैं। और यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। राज्य के नीति निर्धारण संशोधन में ये आते हैं 368 के। तो आपका पहला और दूसरा की बात किया है तो आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि डीपी एसपी तो आते हैं। डीपी जो एसपी है वो आपके आते हैं संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत, जबकि नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना और राज्यों के विधान परिषदों का निर्माण जो है नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संदर्भ पर विचार करें, कितने कथन यहाँ पर सही हैं। तो बात करें, इस संशोधन के द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्यों को शक्ति जो है दी गई थी। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, पिछड़े जो कौन थे, वर्ग थे, उनकी उन्नति के लिए विशेष उपबंध राज्यों को संपत्ति दी गई थी, बिल्कुल ठीक है। इस संशोधन के द्वारा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो प्रतिबंध लगाए गए थे, 3 आधार जोड़े गए थे। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो आधार है वो आपके 3 आधार इसमें जोड़े गए थे। लोक आदेश, अपराध के लिए उकसाना, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। तो हम कहेंगे हाँ, ये भी ठीक है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया था, दूसरे संविधान संशोधन में, ना कि आपका पहले में। तो तीसरा वाला इसमें नहीं है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, हाँ, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 4 पहले संविधान संशोधन तहत किए गए थे, जबकि अनुच्छेद 81 में जो संशोधन अनुच्छेद किया गया था वो दूसरी अनुसूची में, दूसरे संविधान संशोधन तहत जो है किया गया था। आपका ऑप्शन रहेगा 3 कथन यहाँ पर हमारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के संदर्भ पर विचार करें, कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कहता है कि संशोधन में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभय उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था भी की गई थी। दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ए वाला रहेगा कि 1 और 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो संविधान संशोधन जो है 9वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में, जिसमें भारत पाकिस्तान मतलब कि वर्तमान में बांग्लादेश को जो है कुछ क्षेत्रों को सौंप दिया था, और ये था बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र भारत पाकिस्तान समझौता 1958, और यह 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इसके द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो बाध्य करने की बात इस संविधान संशोधन में नहीं की गई थी, केवल आपका ऑप्शन जो रहेगा पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो 36वें संविधान संशोधन के बारे में कहता है कि देशी राज्य के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों, प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था। तो भाई इसमें 26वें संविधान संशोधन में किया गया था, ना कि 36वें। किसमें किया गया था, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया था इसको, ना कि आपका
36वें संविधान संशोधन 1975 में। इसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। हाँ, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत आपको कह सकते हो कि पूर्ण राज्य बनाया गया था। 10वीं अनुसूची को इसमें समाप्त भी कर दिया गया था। तो दूसरा वाला सही रहेगा, पहला वाला जो ऑप्शन है गलत है। 36वां नहीं बल्कि 26वां संविधान संशोधन बनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कथनों पर विचार करें, कितने कथन यहाँ पर सही हैं। तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा प्रथम बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ये भी ठीक है। इसके द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। चारों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे चारों के चारों कथन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या है? करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बारे में बताइए, यहाँ पर कौन सी कथन सही है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया था और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर शब्द जो है जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो ये भी बात सही है। तो एक और दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर कितने कथन यहाँ पर सही हैं। तो पूछ रहा है कितने कथन यहाँ पर सही हैं, देखते हैं। 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो देखो ये सही लिखा है क्या, 10वीं अनुसूची 50वें संविधान संशोधन अधिनियम नहीं बल्कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी। आपका ऑप्शन पहला वाला गलत है। दूसरा कहता है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बना दिया गया था। तो ये भी आपका सही है क्या भाई, ये भी गलत लिखा है, क्योंकि 61वें नहीं बल्कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर भी दिल्ली को विशेष राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो ना तो पहला सही है ना ही आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस प्रावधानों को प्रभावित करता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था किस प्रावधान को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर कहेंगे मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और मौलिक कर्तव्य, तीनों को ही 86वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या करता है, प्रभावित जो है करता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है आपकी मौलिक अधिकार 21A की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो। अनुच्छेद नीति निर्देशक अनुच्छेद 45 में कहा गया था कि क्या किया गया था कि भाई इसमें बच्चों को पालक को देना है, और 51 में भी आपके जोड़े गए हैं। तो हम कहेंगे तीनों ही इसमें पालन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। कथनों पर विचार करना है, कौन सा करेक्ट है। सहकारी समितियां बाजार में सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति का उपयोग करने के लिए लोगों के द्वारा जमीनी स्तर पर बनाई गई संस्थाएं हैं, बिल्कुल सही है। सहकारी जो समितियां होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम ही है, मतलब कि समाज से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों की स्थापना का प्रावधान जो है करता है, हमारा ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे दोनों ही सही है, तो हम एक और दो बी वाले पे टिक यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन हुआ है जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी की बात कर रहा है कि उनको पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा कौन सा करता है। तो 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2008 क्या करता है, उनको दर्जा संवैधानिक प्रदान जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन जो है करेक्ट है। तो बात करें यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, तो इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो प्रावधान है वो किया गया है 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत। दूसरा कहता है कि इस अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है। तो आरक्षित सीटों को आपको याद हो कि भाई 103 के अंतर्गत हटाए, सॉरी एक मिनट 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में ध्यान रखना है, उसके तहत यहाँ पर आरक्षित सीटों को हटाया गया था, ना कि आपका 106 के तहत। तो केवल आपका पहला वाला जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने अभी तक किसके क्वेश्चन की बात की, जीएस के कितने लगाए, 40 क्वेश्चन लगाए हैं। अब हम यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन लगाएंगे। अब हिंदी के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए।
जो चैनल पर आप लोग एक बार फिर से पुनः रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके एक छोटी सी मोटिवेशन दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना है। हमारा ऐप जो आ चुका है यूपीएससी नेट, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर कितने कथन सत्य हैं इसकी बात यहाँ पर कर रहा है, देखते हैं। किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बिल्कुल ठीक लिखा है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, भी सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ठीक है। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे प्रिविशेषण, उसे प्रिविशेषण नहीं कहेंगे, उसे हम विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम विशेष्य कहेंगे। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 सही है, तो हम कहेंगे 3 कथन हमारे सही हैं, जबकि चौथा वाला जो कथन है आपका विशेषण नहीं होगा, विशेष होगा। बगीचे में सुंदर फूल हैं, वाक्य में विशेषण क्या है। बगीचे में सुंदर फूल हैं, वाक्य में विशेषण की बात की है तो गुणवाचक विशेषण है। क्यों, किसी गुण को दर्शा रहा है तो गुणवाचक विशेषण में यह आएगा। नेक्स्ट आता है स्वस्थ बच्चे खेल रहे में, वाक्य में विशेषण क्या है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे में, वाक्य में विशेषण की बात क्या है, तो इसमें भी गुण को दर्शा रहा है कि स्वस्थ बच्चे कैसे हैं, क्या है, गुण है। स्वस्थ बच्चे गुण को दर्शा रहा है। निम्नलिखित में से किन वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से पूछ रहा है कि चारों में संख्यावाचक विशेषण का किस किस में प्रयोग किया गया है। तो हम बात करें यहाँ पर, उसने कुछ फूल तोड़े, संख्यावाचक है। माँ ने काफी लोगों को बुलाया, इसमें संख्यावाचक है क्या, नहीं, इसमें संख्यावाचक नहीं है। माँ ने काफी लोगों को बुलाया, इसमें संख्यावाचक नहीं है, ध्यान रखना है ना। तो और दूसरा है, फिर आता है आपका राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए, हाँ, इसमें भी संख्यावाचक आता है। उसने 3 किलो चावल खरीदे, क्या है, उसने 3 किलो चावल खरीदे, तो यह संख्यावाचक नहीं है। 3 किलो वरना आप लोग सोचो संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, क्या है, परिमाणवाचक है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका ना तो चौथा है ना ही दूसरा है, केवल पहला और तीसरा है, हमारा बी वाला ऑप्शन आएगा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कितने वाक्यों में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सर्वनामिक विशेषण का कितनों में प्रयोग हुआ है, बात करें, यहाँ कोई यहाँ रहता है, क्या है, कोई यहाँ रहता है, क्या है, सर्वनाम है, बिल्कुल ठीक है ना, सर्वनाम विशेषण है, सॉरी सर्वनामिक विशेषण की बात हो रही ना। तो यहाँ पर कोई यहाँ रहता है, ये ओनली सर्वनाम है, ये ओनली सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा, ये ओनली सर्वनाम है, ठीक है। कोई बालक खेलता है, कोई बालक, वह बालक खेलता है, वह बालक में क्या है, हाँ ये सही है, ये सर्वनामिक विशेषण ही है। वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा में भी सर्वनामिक विशेषण है। वे युवक सोते हैं में सर्वनामिक विशेषण है, ये वे युवक सोते में सर्वनामिक विशेषण है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा वो आपका 3 जो है आपके यहाँ पर जो सही है। कोई यहाँ रहता है, ये ओनली सर्वनाम है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन विशेष विशेषण के सही नहीं है। तो विशेष विशेषण में यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है। जैसे अनंत और अंतिम की बात किया है, तो अनंत और अंतिम की बात किया तो यहाँ पर सही मिलान नहीं है। क्यों, क्योंकि अंत जो होगा दोनों का एक ही होगा, क्या होगा, दोनों का अंत एक ही होगा। अनंत और अंतिम एक ही शब्द होंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अंत जो होगा वो आपका अलग है, तो यहाँ पर कहेंगे ये वाला गलत है। जबकि अंतर और आंतरिक सही विशेष और विशेषण है। अंकुर और अंकुरित भी सही विशेष विशेषण है। अंचल और आंचलिक भी सही विशेष और विशेषण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक विशेषण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में विशेषण कौन सा है, अंग, अंश, अंकित और अग्नि। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो आपका विशेषण होगा वो आपका अंकित, आपका विशेषण हो जाएगा। और अंकित का अगर विशेष पूछा जाए तो अंकित का विशेष क्या होगा, तो अंकन अंकित का विशेष हो जाएगा। अंग एक क्या है, विशेष है, और अंग का अगर विशेषण पूछा जाए तो आंगिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंगिक हो जाता है। और अंश एक विशेष है, अंश का अगर विशेषण पूछा जाए तो आंशिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए अग्नि, अग्नि एक विशेष है, अग्नि का विशेष क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर कुछ विशेषण कौन कौन से हैं, जैसे आणविक, आणविक क्या है, एक विशेषण है, बिल्कुल ठीक है। आणविक का विशेष क्या होगा, तो अणु इसका विशेष हो जाएगा। आर्थिक, आर्थिक क्या है, विशेषण है। आर्थिक का विशेष क्या हो जाएगा, विशेष क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अभिषेक क्या है, अभिषेक एक विशेष है, अभिषेक क्या है, विशेष है। अभिषेक का विशेषण पूछा जाए तो अभिशक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिषिक्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अवयव भी क्या है, एक विशेष है, अवयव का विशेषण पूछा जाए तो
आवयक आवयविक हो जाएगा, आवयविक हो जाएगा। तो पहला और दूसरा आपके यहाँ पर सही थे, सी ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष और विशेषण का युग्म जो है वो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर बात करें अवश्य आवश्यक सही लिखा है, अनुष्ठित और अनुष्ठानिक, अनुष्ठानिक और तो अनुष्ठित और अनुष्ठानिक एक ही शब्द होते हैं, इन दोनों का सही क्या हो जाएगा, अनुष्ठान सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुष्ठान सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन गलत है, जबकि अन्याय और अन्यायी सही लिखा है और अनुक्रम और अनुक्रमक भी सही लिखा है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण में कौन सा सही नहीं है, इनमें भी पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। जैसे हम बात करें अनुपात का अनुपातिक सही है, अनुराग का अनुरागी भी सही है, अनुभवी का अनुभाविक नहीं। अनुभवी और अनुभाविक तो एक ही शब्द होते हैं, इनका होगा अनुभव, क्या होगा, अनुभव इसका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन गलत है, अकल का अकलमंद भी आपका सही लिखा है। अलंकार शब्द से बना विशेषण कौन सा है, अलंकार शब्द से कौन सा विशेषण बना है, तो हम कहेंगे अलंकार से जो है अलंकृत भी बना है और अलंकारिक भी बना है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, इन चारों में विशेषण कौन सा है। सबसे पहले हम ये देखें तो अकर्मण्य जो लिखा है यहाँ पर, ये आपका क्या है, विशेषण है, और इसका विशेष क्या होगा, अकर्म होगा। क्या होगा, अकर्म इसका विशेष हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। बाकी बात करते हैं अध्यात्म, अनादर और अपकार, ये आपके क्या है, विशेष है, और इनके विशेषण हम देख लेते हैं। अध्यात्म का विशेषण क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। क्या होगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। बात की जाए अनादर का विशेषण क्या होगा, तो अनादरित हो जाएगा। अपकार का विशेषण क्या होगा, अपकारी हो जाएगा। इनको भी आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कितने शब्द जो हैं वो यहाँ पर विशेषण है, तो इनमें से विशेषण कितने शब्द हैं। जैसे हम बात करें अज्ञान क्या है, अज्ञान एक विशेष है। अज्ञान क्या है, अज्ञान एक विशेष है। अजित क्या है, अजित एक विशेषण है। अतिरंजन क्या है, अतिरंजन एक विशेष है। और अध्यापित क्या है, अध्यापित एक विशेषण है। तो दो और एक और दो, दूसरा और चौथा आपका क्या है, यहाँ पर विशेषण है। तो हम कहेंगे केवल दो युग्म सही है, लेकिन इनके हम सभी के अलग अलग जान लेते हैं। जैसे अज्ञान विशेष है, तो इसका विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण हो जाएगा अज्ञानी। अजित एक विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा, अजय, अजित का अजय हो जाएगा। अतिरंजन क्या है, अतिरंजन एक विशेषण है। अतिरंजन क्या है, अतिरंजन एक विशेष है, इसका विशेषण की बात की जाए तो अतिरंजित हो जाएगा। और बात की जाए कि अध्यापित, अध्यापित का अध्यापित क्या है, एक विशेषण है, और इसकी बात की जाए कि विशेष की अध्यापन हो जाएगा। तो आपको इनको भी ध्यान कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण नहीं है। अब विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, आर्थिक विशेषण है, आंतरिक विशेषण है, और बात करें हम यहाँ पर अंतिम, अंतिम भी विशेषण है। लेकिन अनुवाद की बात की जाए, अनुवाद एक विशेष है। अनुवाद का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका गलत था, मतलब कि विशेषण नहीं था। आर्थिक अगर विशेषण है तो इसका विशेष क्या होगा, आर्थिक का हो जाएगा अर्थ। क्या हो जाएगा, आर्थिक का अर्थ हो जाएगा। आंतरिक का हो जाएगा अंतर, ध्यान रखिएगा। और अंतिम का हो जाएगा आपका अंतिम, अंत। क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक विशेषण नहीं है। तो आंचलिक, अपकारी, अज्ञानी और अपराध में यहाँ पर विशेषण कौन सा नहीं है। तो हम बात करें अपराध जो है एक विशेष है। अपराध का अगर हम बात करें अपराधी होगा। क्या होगा, अपराधी होगा, और अपराधी ही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आंचलिक, अपकारी और ज्ञानी क्या है, ये सब विशेषण है, इनके हम विशेष ध्यान लेते हैं। आंचलिक का आपका अंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंचल हो जाएगा। अपकारी की बात किया है तो अपकार, अपकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बात की जाए अज्ञानी का तो अज्ञान हो जाएगा। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण के सही युग्म कितने हैं। तो बात करें कितने हैं, आधार का आधारिक सही है, अकस्मात का आकस्मिक ये भी ठीक है, अनुभव का अनुभवी ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है, इनमें से विशेषण एक आपका कौन सा है। तो हम कहेंगे जो ईसवी है, ईसवी आपका क्या है, विशेषण है, और ईसवी का विशेष क्या हो जाएगा, तो ईसा ईसवी का विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विशेषण है। यहाँ पर विशेषण कौन सा है, तो ऐहिक बात करा है, ऐहिक विशेषण है, और इसका ऐहिक का विशेष की बात किया है तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। उत्साह, उपेक्षा और उपयोग की बात की जाए, ये आपके विशेष है, और इनके अगर हम विशेषण जाने तो उत्साह का अगर हम विशेषण की बात करें तो उत्साहित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर उपेक्षा की, उपेक्षा का उपेक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपेक्षित हो जाता है। और बात करें अगर हम उपयोग की, उपयोग का उपयोगी हो जाता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषण कितने शब्द है, तो बात करें अपकृत विशेषण है, कागजी भी विशेषण है, अपेक्षित भी विशेषण है, कलंक विशेषण नहीं है। कलंक एक विशेष शब्द है, और कलंक का अगर विशेषण की बात की जाए तो कलंकित हो जाता है। क्या हो जाता है, कलंकित हो जाता है, ध्यान रखने का। अगर हम उपकृत की, अब हम कलर चेंज करके लिख देता हूं, उपकृत की बात की जाए कि विशेष क्या होगा, तो उपकृत का जो होगा उपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। कागजी की बात की जाए क्या होगा, तो कागज हो जाएगा। और अपेक्षित की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका कौन सा सही रहेगा, यहाँ पर सी वाला करेक्ट है, 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन से विशेष और विशेषण का सही युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अधिकार का अधिकारी सही है, अभ्यास का अभ्यासी ठीक है, उपयुक्त का उपयोगी नहीं। उपयुक्त उपयोगी तो एक ही शब्द होता है, इनका क्या होगा, इनका हो जाएगा उपयोग। क्या हो जाएगा, इनका उपयोग हो जाएगा सही। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। तो टोटल हमने यहाँ पर आज कितने क्वेश्चन किए, 60 क्वेश्चन किए। अच्छा एक चीज याद रखना है, बेसिक हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन किए हैं, कितने 60। पॉलिटी के हमने 40 क्वेश्चन किए, हिंदी के हमने बेसिक 20 क्वेश्चन किए। लेकिन अगर हम 20 के इंटू 4 कर लेते हैं, आप लगभग देखोगे तो हम कम से कम यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन तो प्रॉपर लगभग कर ही लिए होंगे। तो 60 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर हिंदी कवर किए होंगे। तो चैनल पर आप लोग नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा। और जल्दी हम यूपी पीसीएस को भी यहाँ पर टेस्ट जल्दी लेने आने वाले हैं, मैम आ रही है लेके। तो जल्दी से आप लोग एक बार फिर से बेल आइकन प्रेस करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि ज्वाइन वहां पर जो भी चीजें आए आप ज्वाइन कर सके। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।